वक्त की साख से एक फूल और गिर गया। हर बार की तरह ये साल भी गुजर गया। वक्त के ताने बाने फिर से बुने जाएंगे, कुछ नए किस्से सुनेंगे हम और कुछ फिर से दोहराए जाएंगे। जब किस्सों की बात हुई है तो खुश खबर से शुरुआत करती हूँ। पहले तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी। मैं हूँ आपके साथ प्रिया। तो खुश खबर ये है, नया किस्सा ये बुन लिया गया है कि मनु भाकर, प्रवीण और जितने भी लोगों के मैं नाम बता रही, गुकेश और हरमनप्रीत कौर, इनको खेल रत्न मिल रहा है। तो सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार, 17 पैरा एथलीट, 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। दूरदर्शन परिवार बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात थी। और इस खुश खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले तिथि, विचार और इतिहास। फिर बात करेंगे कुछ खास खबरों पर, लेकिन तिथि विचार के साथ ही सुर्खियों को भी बताते चलते हैं। फिर बढ़ते हैं तिथि की तरफ। तो बड़ी जो खबरें हैं, इस बड़ी खबर के साथ तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो बड़ी खबरें हैं, सीएम साहब, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने विरोध करने वाले कैलाश को दिया शांति का जिम्मा। दावा 25 साल में कचरे का जहर खत्म। दूसरी बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं कि जागरूकता से हारी जालसाजी, मैनेजर ने ठग का ही वीडियो बना लिया, ठगों को ठेंगा, डरे नहीं, शहर में 2 लोग डिजिटल अरेस्ट से बचे। तीसरी खबर है, अमृतसर से कीर्तनकार और पटियाला के कथावाचक करेंगे संगत निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 6 को गुरुद्वारे रोशन, कल नगर कीर्तन और अखंड पाठ होगा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, अब सिडनी में सब कुछ दांव पर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आज से निर्णायक मुकाबला। और अब जैसा कि मैंने कह दिया था, तिथि विचार इतिहास, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग पर हैं, यानी कि अब जरूरी नहीं कि टीवी के सामने बैठे, यूट्यूब पर जाइएगा मोबाइल पर और DDMP डालिएगा तो हम आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा लाइव प्रोग्राम है, यानी जैसे ही विषय बता दूं वैसे ही फोन उठाइए और सवाल कीजिए। तो 0755 भोपाल का कोड 2660049 और इसके अलावा निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिए। तो टोल फ्री नंबर 180023300040। रट गया होगा ना। चलिए आगे बढ़े तिथि विचार इतिहास के साथ। तो तिथि क्या कहती है आज की, वो भी आपको बताते हैं। तो तिथि कह रही है विक्रम संवत 2081, पौष माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि है, दिन है शुक्रवार और शुक्रवार है। मैं हमेशा बोलती हूँ ये लाइन। तो चलिए, और अब एक सुविचार जो हमारे इतिहास से सीधे सीधे जुड़ता है। तो सुविचार कुछ इस तरह है कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। और आपको पता है ये किसने कहा था? सावित्रीबाई फुले जी ने। बता दें कि 3 जनवरी 1831 को ये जन्मी थी और देश की प्रथम महिला अध्यापक हैं। इसी के साथ अब इतिहास के पन्नों में और किस तरह से ये तारीख खास है वो भी बताते हैं। तो आज का इतिहास कहता है 1836 से बात आगे बढ़ाते हैं। अपनी प्रिंटिंग प्रेस से आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले मुंशी नवल किशोर जी का आज ही के दिन जन्म हुआ। 1889 स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी का भी आज जन्म हुआ, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ये क्रांतिकारी कहलाए। और 1943 टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया। 1957 अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वॉच प्रदर्शित की गई। और अब जन्म दिवस से शुभम भवतु। तो आज जो लोग जन्मदिन मना रहे हैं उन सितारों की भी बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद जी, तस्वीर देखिए, उनका आज ही के दिन 1915 को जन्म हुआ था। 1941 की बात करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता संजय खान का भी आज ही के दिन जन्म हुआ। 1977 की बात करते हैं। मॉडल और बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। और जन्म के क्रम को खत्म करने से पहले उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। और इसी के साथ अब कुछ खास कल, आज और कल की भी हम बात करते हैं। तो आप सभी को तो पता ही होगा कि हम जन कल्याण अभियान लगातार मना रहे हैं। तो बिल्कुल लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। लगातार जन कल्याण अभियान में जो भी हितग्राही होंगे उनको लाभ पहुंचाया जाएगा और उन्हें ये बताया जाएगा कि किस तरह से अगर वो योजना से वंचित रह गए हैं तो उस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
अब बात करें अगर स्वच्छता अभियान की, तो बिल्कुल बार बार ये बात कहते हैं कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना जरूरी है और इसकी शुरुआत घर से कीजिए। घर के बाहर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए और जब हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाएगा तो शहर स्वच्छ हो जाएगा, प्रदेश स्वच्छ हो जाएगा और इसी के साथ हमारा भारत भी स्वच्छ हो जाएगा। और अब बात करें इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस की, तो आज की तारीख इस बात का जश्न मनाने का भी अवसर देती है और याद दिलाती है कि कैसे एक स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का निवास होता है। और अब जिससे हमारा विषय जुड़ रहा है सीधे उसकी भी बात करेंगे। जनजातीय गौरव वर्ष, धरोहर, संघर्ष और समृद्धि का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत पिछले 15 नवंबर 2024 से हुई थी। तो 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश इस वर्ष को मनाएगा। हजारों एकलव्य स्कूल की स्थापना होगी, जनजाति समाज का चौतरफा विकास होगा और ये शब्द कहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वे पहले प्रधानमंत्री हैं जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए। आपको बता दें, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2025 तक ये वर्ष आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति समाज के प्रति विशेषज्ञ कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस देश ने धरती आबा को ऐसा सम्मान दिया कि आज भारत उनकी गाथा गा रहा है। और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि भोपाल की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत गौरव की बात है कि 3 तारीख से लेकर 6 तारीख यानी आज से ये दिन शुरू हो चुका है। 2025 की हम बात कर रहे हैं। 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच 4 दिवसीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी किया जा रहा है। रविंद्र भवन में इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा किया जाएगा और 6 तारीख तक लगातार ये चलेगा। और आपको बता दें कि देश विदेश से सभी छात्र इस हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में शिरकत करने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है बताना कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है नमस्कार एमपी, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर भी चल रहे हैं। तो फोन नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 0755 266-0040 या फिर निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिए 1800-233-0040। तो विषय जैसा कि मैंने बताया था कि गौरव वर्ष से ही जुड़ा रहेगा, तो हम बात करेंगे जनजातीय योद्धाओं के बारे में। तो 0755-266-0040 जैसे ही मैं ये बोलूँ तो आपकी जितनी भी क्वेरी, जितने भी सवाल होंगे आप कर सकेंगे हमारे अतिथियों से। तो अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय देती हूँ साहित्य अकेडमी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नर्मदा साहित्य सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सुधीर आजाद जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और इसी के साथ स्वागत करते हैं हमारी अगली मेहमान बैठी हुई है साहित्य अकेडमी सम्मान 2023 से सम्मानित परी जोशी जी, जो कि अभिनेत्री हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, समय निकालने के लिए। घनघोर ठंड है तो ये भी बता देते हैं दर्शकों की कि अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पैक होकर चलिए। सर मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुभकामनाएं हम सभी के लिए कि इस वर्ष को हम गौरव वर्ष मना रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत वक्त के बाद जो काम बहुत पहले हो जाना था वो काम अब हो रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ें जब भी हों सबसे बेहतरीन समय उनका वही होता है। तो जनजातीय गौरव दिवस जो ये अभी हम मना रहे हैं, ये अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि इस लिहाज से है कि हम हमारे उन नींव के पत्थरों को याद कर रहे हैं जो सही मायने में भारतीयता की पहचान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आदिवासी या जनजाति समाज सही मायने में आदि भारतीय है। मतलब जो भारतत्व है या जो उसकी महक है वो सही मायने में इसी समाज ने जीवित रखी है, बहुत सारी गौरवशाली गाथाओं से। और सही मायने में एक बात जो रेखांकित करने वाली है कि भारतीय आज़ादी के इतिहास में जो जनजाति समाज का संघर्ष है वो इतना अद्भुत और अद्वितीय है कि जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। जी परी मैम, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल यही कहूँगी, क्योंकि जैसा सुधीर जी ने बताया और सुधीर जी की किताबें अगर मैं देखूं साहित्य को, वो चाहे वो लेखन हो या फिल्म मेकिंग हो या ब्याह का अगर मैं जिक्र करूं जो सुधीर जी ने बनाई, जनजातीय पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई वो ऐसी फिल्म जिसमें उसकी खुशबू आती है, हमारे आधार की खुशबू आती है, हमारी जमीन की खुशबू आती है। और वो इसीलिए आती है क्योंकि वो जनजातीय या आदिवासी क्षेत्र से जुड़ी हुई है।
क्योंकि जब आप अपने आधार से जुड़ते हैं, जब आप अपनी ज़मीन से जुड़ते हैं या जड़ों से जुड़ते हैं, तभी आपको अपने रिचुअल्स की, अपने रीति रिवाजों की या अपने अस्तित्व की खुशबू आ सकती है। तो जब आप अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं तो आपको वापस वही जाना पड़ता है, वापस उन्हीं जड़ों से जुड़ना पड़ता है। और सुधीर जी की खासियत ये है कि चाहे अगर लेखन में देखें या उनके डायरेक्शन में देखा जाए, तो वो लगातार उस खुशबू को कहीं ना कहीं से लेकर के आ जाते हैं। क्या बात है सुधीर सर, जिस तरह से ये किताबों का जिक्र कर रहे थे आपने, तो मध्य प्रदेश की जनजातीय योद्धा या फिर बाकी जनजातीय योद्धा की बात करूं, आपने किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों का जिक्र और उन योद्धाओं के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने मध्य प्रदेश का संदर्भ लिया तो झलकारी बाई, हाँ। झलकारी बाई जिन्हें हम जिन्हें ज़माना ये जानता है कि झांसी की रानी जैसी हैं वो, हाँ। पर मैं ये मानता हूँ कि जो कहा जाना चाहिए था, हाँ। जिसको हम कहते हैं लोक नायिका। हाँ। देखिए, लोक स्मृति की एक प्रवृत्ति होती है कि लोक स्मृति में सिर्फ वो रह जाता है जो सच रहता है, और लोक स्मृतियों में अगर कोई जीवित है तो वो सही मायने में लोक नायिका है। झलकारी बाई को हमारे इतिहास ने कोई जगह नहीं दी, हमारी आज़ादी के इतिहास ने कोई जगह नहीं दी। 2-4 किताबों में 2-4 संदर्भ होंगे उनके, लेकिन आज भी बुंदेलखंड की छोटी छोटी लोक कथाओं में, लोक गीतों में अगर कोई लोक नायिका है तो वो झलकारी बाई। तो सबसे पहले तो ये, हाँ। इसके बाद फिर रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने मुगल कालीन भारत में आज़ादी का पहला सपना लोगों की आंखों में डाला था, जिन्होंने ये बताया था। आज हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, आज हम बात करते हैं कि आप अपनी बात अपने तरीके से कैसे कह सकते हैं, आपके अंदर स्वाभिमान या सम्मान का बोध कैसे हो सकता है, आप में राष्ट्रबोध क्या हो सकता है। सोचिए, उस जमाने में, उस समय एक ऐसी नायिका थी जिसने ना केवल अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से ये इन चीज़ों को मुखर होकर कहा, बल्कि उसने ऐसे जिया कि वो लोगों के लिए मिसाल बन गई। सही है। रानी अवंतीबाई जो मरते समय, मतलब मैं, आपने चूंकि जिक्र किया, तो रानी अवंतीबाई पे जो मेरी एक किताब है कि अवंतीबाई केर पैया लागू रे, कि मैं तेरे पैरों में पड़ जाऊं। तो रानी अवंतीबाई जब शहादत दे रही थी तो उस समय उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जैसे वो मरी मैं ही सही, मतलब जैसे इतने मरे मैं ही सही, पर रानी दुर्गावती जैसे साहस और सामर्थ्य और स्वाभिमान के साथ इस मृत्यु को अंगीकृत करेंगे। हाँ। मरेंगे नहीं। हाँ। मरना हादसा है, मृत्यु उत्सव है। ये मृत्यु का उत्सव मनाने वाले लोग हैं। क्या बात है जी। ब्याह का जिक्र किया था आपने जी। एक आदिवासी महिला का किरदार निभाना जी, और सामान्य महिला का किरदार, हालांकि महिला महिला होती है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस संदर्भ में पूछूं, जनजातीय योद्धा के संदर्भ में, तो क्या अंतर पाया था आपने? बहुत अंतर है। पहली बात तो ये कि जब आप किसी किरदार को निभाने के लिए तैयार होते हैं तो उसकी तैयारी होती है उनकी वेशभूषा से, उनकी भाषा से, उनके रिचुअल से और उनके आधार से। हमारे एक सामान्य महिला, जैसे कि आपने कहा कि सामान्य महिला हो चाहे जनजातीय महिला, तो महिला है, और चाहे सशक्तिकरण की बात हो चाहे स्वाभिमान की बात हो, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन सशक्तिकरण भी है। आज भी जब हम गांव गए और हम उन जगहों पे गए जहाँ शूट किया गया, तो वहाँ जाकर के जब आप उनके रिचुअल्स देखते हैं या उनकी बोली को समझते हैं या उनके रिवाजों को समझते हैं, या जिस तरह से वो वहाँ रहती हैं वहाँ की महिलाएं, और जिस तरह से आज भी वो अपने संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचाए हुए हैं, उसकी पहचान बना के रखा जाना उनके द्वारा ही वो सब रखा गया है। तो सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि उन लोगों को समझना, उनकी भाषा को, उनके रिचुअल्स को समझना और फिर उनको जीना। क्योंकि जब आप किसी किरदार को निभा रहे हैं तो आपको उसको आत्मसात करना पड़ेगा, पहले आपको उसको जीना पड़ेगा। क्या चैलेंजिंग था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है जब आप, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है उनकी भाषा को देखना। हाँ। क्योंकि उनका परिवेश जो है, उनकी जो भाषा है, या वो जिस तरह से आपका और मेरी दिनचर्या जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन उनकी दिनचर्या या उनके सारे जो काम है वो हमारे कामों से बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि वो सशक्त नहीं है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुषों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम विद्यालय की बात करें, स्कूलों की बात करें, उनकी शिक्षा की बात करें, उनके सशक्तिकरण की बात करें, तो वो सारी चीज़ें बहुत अलग जाती हैं। तो जब आप उनकी जगह पर जाकर के देखते हैं तब आपको उनके संघर्ष समझ में आते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप
उनकी जगह पर जाइए, उसको आत्मसात करिए, उसको समझिए, उसको जिए, और तब आप उसको कैमरा पे ला सकते हैं। मैं जी, एक जी। मैं एक हाँ, चीज़ हाँ, यहाँ ऐड हाँ। करूँगा। मुझे याद है जब हम वहाँ गए थे तो सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि इन्होंने ये की बात की। पहले हमारा इरादा ये था कि हम जिस गांव में हम शूट करने वाले थे उससे थोड़ा आगे हम 10-15 किलोमीटर दूर कहीं रहने वाले थे। तो इन्होंने कहा कि देखो मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप यहीं पे एक कच्चा घर ले लीजिए, पर हम लोग सब यहीं रहेंगे। तो हमने उस गांव में घर लिया, पूरी टीम वहाँ रुकी। और मुझे याद है शूट के पहले मैंने पूछा कि आप एक बात ऐसी जो आपको लगता है कि जो आपको वैदेही बनाती थी, कैरेक्टर का नाम वैदेही था। अच्छा। तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये पानी के आसपास, हवाओं के आसपास, मिट्टी के आसपास, ये पूरे पर्यावरण के आसपास का जो जीवन है और जितनी कम सुविधाओं के साथ इसको जिया जा सके वो आपको उतना बेहतर इंसान बनाएगा। और जनजातीय जो जीवन है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आप कितनी कम सुविधाओं के साथ और आप कितना ज्यादा जल जंगल जमीन के साथ रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं पूछने ही वाली थी कि ये जो जल जंगल जमीन के रखवाले होते हैं, इनके ऊपर लिखने के लिए आपको इनके बीच में रहना था। कोई एक ऐसा अनुभव जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं भोपाल से, प्रदीप साहू जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रदीप जी, अपना सवाल बताइएगा। जी प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, आवाज पहुंची आप तक मेरी? चलिए कोई नहीं, जब तक वो दोबारा सवाल करें आप अपना अनुभव साझा कीजिएगा। दरअसल यही है कि जब हम वहाँ अब अगर फिल्मों का जिक्र कर रही हैं, उस फिल्म का जिक्र कर रही हैं, तो उसमें जो सबसे अहम था वो ये था कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं तब जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आप एक चीज़ है सिनेमा के साथ कि आप सिनेमा बना कैसे रहें, दिखा कैसे रहें। हमारी फिल्म बहुत यथार्थवादी फिल्म थी। उसका कैनवास वही ज़मीन थी, वही घर थे, वही मिट्टी थी, उनके वही लिबास थे, वही वेशभूषा थी जिसे इन्होंने बताया। तो हमारे लिए काम आसान इसलिए था क्योंकि हम रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे। तो जो लोकेशन आपको बनानी नहीं पड़ती, आप रियल लोकेशन में काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ जाती हैं। खास तौर पे वहाँ का जो लोक संदर्भ जुड़ता है, उसमें एक लोकगीत है, उसमें एक बन्नी है, ब्याह फिल्म का नाम है। अच्छा। तो वो सारे के सारे जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी आदिवासी समाज की एक शादी का एक एल्बम है जिसके साथ एक ऐसी कहानी चल रही है जो कुछ कहना चाहती है, और कहीं ना कहीं इसका जो कहना है उसकी जबान भी उन्हीं की जबान है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि हम मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है सुधीर जी, जब आप बोल रहे थे ना कि लोकगीत है और उन्हीं की भाषा में सारी चीज़ें, और मैम ने कहा कि सबसे ज़्यादा मुश्किल था उनकी भाषा को समझना और वैसा ही डिलीवर भी करना उस भाषा को। तो कोई एक अच्छा सा डायलॉग जो आपको लगता है कि जनजाति जो वो महिला थी जिनका आपने कैरेक्टर प्ले किया वैदेही, तो वैदेही का कोई एक ऐसा वाक्य जो नारी सशक्तिकरण को दर्शाता हुआ हो, उस योद्धा को दर्शाता हुआ हो? नारी सशक्तिकरण, देखिए वैदेही का जो कैरेक्टर है वो एक सामान्य एक शिक्षित महिला का कैरेक्टर है। अच्छा। तो उसका एक डायलॉग अगर मैं कोई बोलूँ तो वो तो इतना वो नहीं होगा शायद। हाँ। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर बता रही हूँ कि वो वहाँ पे जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे भाग हैं वैदेही के साथ में जुड़े हुए, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो लगातार सशक्त उसको कर रहे हैं। वो लगातार उस समाज को देख रही है जहाँ पे कुछ कमजोरियां भी हैं, लेकिन वो उन कमजोरियों के बीच में भी इतनी मजबूत होकर के खड़ी है कि वो अपने आसपास के कैरेक्टर्स को भी वो मजबूती लगातार दे रही है। चाहे वो विद्या की तरह हो, क्योंकि वो एक टीचर है महिला जो है वैदेही, चाहे वो अपनी बेटी के प्रति हो, चाहे वो अपनी एक मित्र के प्रति हो, वैदेही हर बार एक सशक्त महिला होकर के खड़ी हो जाती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। और वो गांव, अच्छा एक जो सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का तो पुरुष वर्ग को हम एक उसमें रखते हैं, महिला वर्ग को, और हम हमेशा एक संदर्भ लेते हैं कि पुरुष वर्ग का जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन उसमें मैं आपको एक जरूर वो बताऊंगी कि एक जगह ऐसी है जहाँ पूरा पुरुष वर्ग है और उसके सामने वैदेही अकेली खड़ी हुई है एक मुद्दे पर अपने आप को सिद्ध करने के जी लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंगरौली से हैं, उनका नाम कल्लू साहू है। साहू जी सवाल रख लीजिएगा, स्वागत करती हूँ। जी, जनजाति है जो कहाँ किस जिले में पाई जाती है? जनजातियों के लिए शासन से क्या योजना, कोई लाभ है जनजातियों के लिए? किस जिले में पाई है? सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पाई गई है?
बताइए, आप मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं चल बहुत रही सारी हैं जो योजनाएं चल रही हैं। जनजातीय लेकिन- वर्ग के उत्थान के लिए हैं। नहीं, क्या नाम है जनाब का? कल्लू साहू जी। कल्लू साहू जी, सबसे बढ़िया चीज ये है कि आपकी आवाज में ईमानदारी है बहुत। तो आप इस ईमानदारी को बरकरार रखिए। और आपने जो जिक्र किया, मैं जवाब दे जी, सकता हूँ प्लीज इसका। प्लीज। देखिए, सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा वर्ष ही जनजातीय गौरव को समर्पित है। बिल्कुल। और इस वर्ष की भी बात अगर छोड़ दी जाए तो इससे पहले और हमारी सारी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, इससे पहले की सारी सरकारों ने हमारे आज के संदर्भ को लेकर अगर बात की जाए तो आज की हमारी अलग अलग प्रदेशों की सारी सरकारों ने राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर, सभी स्तरों पर बुनियादी रूप से जनजाति कल्याण के लिए सारे क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो उनका रहन सहन हो, चाहे उनका पुनर्वास हो, इन सारे संदर्भों में उनका आवास हो, इन सब को लेकर बहुत जमीनी योजनाओं को वो क्रियान्वित कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब अब इससे एक मेरा सवाल और जुड़ गया, उस समय के जनजातीय वर्ग के योद्धा, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती बिल्कुल। और कुछ आधुनिकता की दौर में उस पृष्ठभूमि को भी लोग कई बार भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए। क्या ऐसी चीज़ है जो अभी भी नहीं बदली, चाहे हम कितने भी एडवांस होने की बात कर जाएं? इस बात का जवाब सुधीर जी हाँ, पहले जी, देंगे, सुधीर। उसमें मैं ऐड ऑन करूंगी फिर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल जो एक सबसे अहम चीज़ है जो बिल्कुल नहीं बदली है, और जो मेरी इस किताब का आधार है, उलगुलान का। उलगुलान। तो उलगुलान का मायना होता है महाविद्रोह। जी। तो ये उलगुलान क्या था? ये उलगुलान तब भी हाँ। जंगल और जमीन के लिए था, और आज भी है। आज भी आप देखिए कि तो आपकी हम बातचीत करते करते हम उन तस्वीरों को भी देख लें जिसमें इसका कवर बिल्कुल, पृष्ठ हम बिल्कुल। देख सकते हैं। लोक नायिका भी आप जिक्र कर भी रहे थे इस चीज हाँ, का। ये झलकारी बाई जी झलकारी पर बाई। आधारित थी ये किताब। और ये ये- जो आपने कहा था, हाँ हाँ जी सुधीर जी। ये रानी अवंती बाई पे किताब है, हे अवंती के पहिया नाउर। अब सोचिए कि एक 19, 20, 21 साल की एक महिला हाँ न खुद जिंदा जी। होती है बल्कि जमाने को जिंदा, ये उलगुलान। हाँ, अभी आप जिक्र कर रहे थे हाँ, जिसका। तो ये क्यों प्रासंगिक है आज? उसकी वजह यह है कि जो एक अंधी व्यावसायिकता है, एक अंधी आधुनिकता है, इसमें जो सबसे बड़ा घाटा किया है वो ये घाटा किया कि हम अपनी जमीन से दूर हो गए। आप सोचिए, पहले घर छोटे होते थे और आंगन बड़े होते थे, जी आजकल आंगन खत्म हो गए। जी। तो ये वो- सावित्रीबाई फुले जी, हाँ, जब हम अभी शुरुआत में ही मैंने कहा बिल्कुल। था कि आज इनकी भी हम जयंती मना कितना रहे हैं। खूबसूरत उनका आपने विशेषण रखा है, क्रांति ज्योति। तो ये वाकई वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को अभावों में रख के होम कर दिया राष्ट्र के लिए, और उसकी वेदी से जो अग्नि फूटी, जो उजाला आया, वो उजाला न केवल इतिहास में बिखरा है बल्कि वो हमारे भविष्य को भी रोशन कर रहा है। बस जरूरत इस बात की है कि हम उन मूल्यों को रखें। आज आदिवासी जनजाति संदर्भ तक बात जंगल और जमीन की नहीं रह गई है। आप देख रहे हैं कि इस समय पर्यावरण एक वैश्विक समस्या है। यकीन मानिए, अगर इन जनजातीय जीवन के आदर्शों को हम जिए या उनको स्वीकार करें, या हम उन पे जो कल के मुद्दे थे, अगर उन मुद्दों को हमने तब अंडरलाइन कर लिया होता, या आज अगर हम उनको रेखांकित करके आगे बढ़ें, तो ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति हाँ। प्रकृति पूजक है। सही बात है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है। जी। और इसी में एड ऑन में ये करूंगी कि जिस तरह से समस्या को सुधीर जी ने रखा, उसका सॉल्यूशन भी आपको उन्हीं लोगों से मिलता है। क्योंकि जब हम वहाँ रहे तो हमने ऐसा देखा कि दैनिक रूप में जब हम देखते हैं तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। तो वो वहाँ से अपनी ही जमीन से, अपनी ही प्रकृति से इतना जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैं औषधि की बात करूँ, चाहे वो मैं शिक्षा की बात करूं, या मैं सशक्तिकरण की भी बात करूं। और आज के ज़माने में जब वहाँ की लड़कियां विद्या ले रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, वहाँ पर रहकर भी, शहर से दूर रहकर भी वो ऐसे कई मुद्दों पर काम कर रही हैं जिन मुद्दों पर आज हम आधुनिक रूप से शहरों में काम करते हैं। आप जो बात कह रही थी ना कि पुरुष वर्ग को जी, लेकर जी, जनजातीय वर्ग जी, की जब बात हो रही थी, जी। तो मुझे एक सवाल मेरे मन में उपजा था कि जब हम समानता की बात करते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर, Exactly. तो क्या इसका एक अच्छा और सजीव उदाहरण आपने इस जनजातीय वर्ग में देखा था? बिल्कुल जनजातीय वर्ग में देखा था। वहाँ की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर की महिलाएं ही आज काम के लिए पुरुषों से कंधा मिलाकर के चल रही हैं। वहाँ भी आज सारा जितना भी वो लोग व्यवसाय करते हैं, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो खेती का हो, या औषधि का हो, ऐसे कई, जब हम लोग वहाँ रहे
तो हमको समझ में आया कि वहाँ के लोगों ने आकर के हमको कई चीज़ें बताई कि भाई आपको अगर ये समस्या है तो आप ये एक छोटी सी पत्ती या एक छोटा सा फूल या एक छोटा सा प्लांट आपकी उस समस्या को खत्म कर सकता है। और उसका सबसे ज्यादा जो जानकारी है वो आप यकीन नहीं मानेंगी, वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को। बिल्कुल, मैं इसी के साथ ही जोड़ूंगा कि आप हमारे में सिर्फ अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करें, आप मध्य प्रदेश में सारे रियासतें, सारे राज्य के जो लीडर्स हैं उनके नाम देख लीजिए। झलकारी बाई यहाँ है, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ है, रानी दुर्गावती यहाँ है, रानी अवंतीबाई यहाँ है। ये मायका है, ये जनजातीय महिलाओं के आत्मगौरव का पर्यायवाची है मध्य प्रदेश। दूसरी चीज कि आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट इससे बढ़ के समानता की बात अगर आप जनजाति संदर्भ में करें ना, तो वहां पे मातृशक्ति प्रधान समाज है। बिल्कुल। इसका मायना ये है कि वहां एक परिवार की मुखिया आज भी एक माँ है, आज भी एक नारी है। मैं माँ क्योंकि मम्मियाँ होती हैं बिल्कुल, माँ होती ही है और हमेशा ज्यादातर वही होती है। आज भी आप देखें घरों में, अगर हम देखें तो परिवार आज भी लेडीज ही चला रही हैं या उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी आज भी उनके पास है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग हो, कैसे भी हो, आज भी आप देखें तो किसी महिला के बिना किसी परिवार को चला लेना बहुत मुश्किल है। और एक कमाल बात यह है कि हमें उत्सव मनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनका उत्सव ये है कि अगर वो एक मतलब बहुत जरा से सामान के साथ, बहुत जरा सी सुविधा के साथ, और वो जो उत्सव मनाते हैं, जो आत्म संतुष्टि और जो आनंद वहां होता है, आप बहुत सारे पैसे खर्च करके बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके नहीं कर सकते। तो ये जो आत्म संतुष्टि, इसका आधार ये है कि वो पर्यावरण के बहुत करीब रहते हैं। अच्छा, ये जो योजनाओं की बात हो रही थी, इतना उनका योगदान रहा है, उन योजना जो जनजाति वर्ग के लिए जो योजनाएं बनती, शासकीय योजनाएं, वो योजनाएं उन तक पहुंचे जिनके लिए बनाई गई, यानी आखिरी छोर तक उन योजनाओं का लाभ मिले, जिसके लिए जन कल्याण अभियान तो चल ही रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर, किस तरह के प्रयासों को और मुझे लगता है कि जनजातीय योद्धाओं को, जो नायक और नायिकाएं हैं, व्यवहारिक रूप से जब इन्हें समाज के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो समाज ये समझेगा कि कितनी चुपचाप, कितनी अपनी आत्ममुग्धता से दूर, और इन लोगों ने कितना बड़ा बड़ा काम किया हमारे राष्ट्र के लिए। तो चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, चाहे वो हमारे अखबार हो, चाहे जिस माध्यम से आप ये काम कर रहे हैं, दूरदर्शन जो काम, खैर दूरदर्शन के लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसकी सार्थकता सर्वविदित है और जिस गहराई से वो काम करता है। तो लेकिन इस प्रतिबद्धता के साथ हम सारे माध्यमों के माध्यम से जब इस बात को आम आदमी तक पहुंचाएंगे, तो जरूरत, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इन सबके बाद में जो आधार ये है कि उनको पहुंचाना या उन तक पहुंचना, ये जरूरत इनकी नहीं है, ये जरूरत आज के आधुनिक भारत की है कि वो अपने उस गौरवशाली अतीत को और उन योद्धाओं को देखे जिन्होंने सही मायने में भारतीयता को न केवल जिया है, बल्कि आज की चुनौतियों के लिए भी सबसे सरल और सबसे सशक्त मार्ग अगर उनसे लड़ने का कोई है तो यही है। क्या बात है, समय का पता नहीं चला कि कैसे हम इन पर बात करते करते इस दूरी तक आ गए। संक्षिप्त में अगर अंतिम सवाल के साथ आपसे इसी में ऐड ऑन करूंगी, जो योजनाओं की जब हम बात कर रहे थे, तो जब हम वहाँ रहे तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं और आज हम जिन लोगों के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज आता है वो यही आता है कि एक बच्ची को या बच्चे को बहुत दूर जाना पड़ता है। और एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे वहाँ देखने के लिए मिला कि जब हम शूट कर रहे थे उसके दौरान हमें पता चला कि वहाँ पर गवर्नमेंट के सरकारी जो शिक्षक हैं, स्कूल जब बंद थे या नहीं थे या बिल्डिंग नहीं थी, तो वहाँ पर कुछ सर और मैडम जो दो लोग थे, उन्होंने एक आंगन में बच्चों को पूरे गांव के बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था और वो रेगुलर बेसिस पे उनको शिक्षा दे रहे थे। जहाँ स्कूल में ताला लगा हुआ था, वहाँ एक आंगन में वो उनको शिक्षा दे रहे थे। और शिक्षा सबसे बड़ा, मैं बता रही हूँ आपको, हथियार है, वहाँ से उनको और आगे बढ़ा। जी जी जी, यही बात। लेकिन मैं अनुरोध ये करूंगी कि आप पंक्तियों में इस सेक्शन को अंत मैं आपको दो पंक्तियां, दो कविता मैं सुनाता हूं। एक कविता है जो लोक नायिका झलकारी बाई की, मैंने उसमें लिखा है कि शत शत प्रणाम उन लोक स्मृतियों को जिन्होंने, शत शत प्रणाम उन लोक स्मृतियों को जिन्होंने लोक नायिका के महान आत्मोत्सर्ग को जीवित रखा।
तथाकथित इतिहास में दर्ज नहीं है, जो हाँ, उस निस्वार्थ बलिदान को अपने में सिंचित रखा। क्या बात है, तो लोक स्मृतियों में अंततः सत्य बचता है, और ये सत्य है। क्या बात है। और बहुत उल गुलान के बहुत 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 शुक्रिया। आपके धन्यवाद के साथ इन सभी को शत शत प्रणाम करते हैं, उन सभी जनजातीय वाकई। योद्धाओं को। परी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, डॉक्टर सुधीर आज़ाद जी हमारे साथ थे। फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी और इसी विषय के साथ आगे बढ़ेंगे कभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। तो लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले सेक्शन में हम बात करेंगे एक ऐसी युवा प्रतिभा से जिन्होंने सिंगिंग का एक नया आयाम गढ़ दिया और अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। तो ब्रेक के उस पार रैपर सिंगर से एक मुलाकात। पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक। हुआ मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। अगर बादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सरदार द गेम चेंजर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12:30 बजे, डीडी नेशनल पर। ये गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ मम्मी से। अरे ये तो वही गाड़ी है ना जो तुम वो पार्टी वाले दिन लेकर आया था। किसकी है? सुरेखा दीवान की कार थी। लेकिन सुरेखा का तो आपको कैसे पता? अरे मैं सुरेखा को जान। पार्टी की रात मैं सुरेखा दीवान की आत्मा से मिला था। वो कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है मुझे। आपको बताना होगा क्या रिश्ता है आपका सुरेखा दीवान से। माँ बताओ। दीदी देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, डीडी नेशनल पर। कमल की भांति खिले हुए नयनों वाला ये बालक स्वभाव से उदार तथा आचरण में आदर्शवादी होगा। ये सदैव मर्यादा का पालन करेगा। सबके मन में रमने वाले इस बालक का नाम होगा राम। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे, डीडी नेशनल पर। भींगे बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए खुद को आईने में, आप हमारे पति बनने लायक नहीं हैं। तुम्हें चाहने की मंजूर है, हमें हर सजा तुम माने न माने, खातिर तुम्हारे मर के जिएंगे हजारों दफा। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, डीडी नेशनल पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। फौजी 2 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, डीडी नेशनल पर। मैं राम को जब भी देखती हूँ महारानी कैकेयी के पास ही देखती हूँ। कैकेयी राम से इतना अधिक प्रेम जो करती है, ये भी सत्य है, और साथ ही साथ ये भी तो है महारानी कि रानी कैकेयी उन्हें रण-कौशल सिखा रही हैं। काकभूषुंडी रामायण सोमवार से गुरुवार। के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम। नमस्कार। MP 075526600049 या फिर निःशुल्क सेवा का इस्तेमाल कीजिए 180023300040।
ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि एक रैपर सिंगर से आपकी मुलाकात करवाऊंगी, तो चलिए बिना देर किए हम स्वागत करते हैं रैपर सिंगर भोपाल के रहने वाले राजवीर सिंह। बहुत छाए हुए हैं, यूट्यूब पर देखो और नजर आ जाती है आपकी कोई नई पंक्तियाँ। क्या है ये रैपर सिंगिंग? नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बस ऐसा है जो दिल से आपके निकले वो आप सामने प्रेजेंट कर देते हैं लोगों के। बस दिल से निकली हुई बात जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं, जो दबी हुई है उनके अंदर, तो लोग आपसे रिलेट करते हैं कि आप जो बोल दो और लोग रिलेट करते हैं। तो फिर दर्शकों को बता देते, दिल से निकली बात से याद आया कि आप दिल से जुड़ना चाहेंगे कार्यक्रम से, तो फोन लाइंस खुली हुई हैं, सजीव फोन इन कार्यक्रम है। आप राजवीर से सवाल कर पाएंगे, खासतौर से वो युवा दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे कार्यक्रम को और जान रहे होंगे कि मैं भी कर सकता हूँ क्या रैप। तो 075526600049 180023300040 और इसके अलावा ये भी बता देते हैं राजवीर हम इनको कि हम लाइव स्ट्रीमिंग पर चल रहे हैं, यानी कि अब राजवीर के जितने भी दोस्त देख रहे होंगे उनको ज़रूरत नहीं है टीवी के सामने बैठने की। अगर मोबाइल हाथ में है तो यूट्यूब पर जाकर DDMP देखेंगे और आपको भी हर शुक्रवार देखना है कार्यक्रम। अच्छा, कैसे अलग है ये सिंगिंग दूसरी सिंगिंग से? जैसे दूसरी सिंगिंग में है क्लासिकल है, राग वगैरह है, जो रैपिंग है वो डेराइव तो इसी से हुआ है, बट इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ सोचा नहीं जाता, जो दिल के अंदर है, चाहे इमोशनली है, कुछ भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी से प्रेम करते हैं, कुछ भी होता है प्रॉब्लम, वो सब खुले छूट बिल्कुल बोल देते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम को पहले रैपिंग सॉन्ग में आपने संजोया होगा? मैंने प्यार को संजोया था। तो सुने क्या? बिल्कुल। बताइए। हाँ बिल्कुल। पर हम लिख भी नहीं पा रहे, यहाँ देख भी नहीं पा रहे, कुछ समझ भी नहीं पा रहे, यहाँ खोए हुए उसकी यादों में इस कदर की खुद ही खुद को खोज रहे, पता नहीं हम कहाँ कहाँ। ए कोई मिटा दो ये दूरी, यहाँ देखते तो मेरे अंदर बस तुम वो खामियाँ, वक्त मिले तो कभी मिलने तो माना मुझसे देख पाओगे फिर मेरे अंदर की खूबियाँ। हाँ उससे अब बात होती नहीं है, तू खुश तो फिर शायद ये चीज़ें भी सही है। एक टेक्स्ट भेजा था तुझको एक अरसे पहले पर वो भी हुआ अभी तक सीन नहीं है, तेरे साथ उसका सीन बहुत सही है, मैं खुश उसके लिए पर वो मेरे लिए नहीं है, चाहते जिसको वो तुम्हें नहीं है मिल पाता, शायद मेरे साथ वो चीज़ वही रही है। तुझे अपना बनाना था मैंने, तुझे सबसे छुपाना था मैंने, तेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा दूं, तेरे पीछे सब गंवाना था मैंने, तुझे अपना बनाना था मैंने, तुझे बस हंसाना था मैंने, तेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा दूं, तेरे पीछे सब गंवाना था मैंने। क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि जब इस तरह की सिंगिंग होती, खासतौर से वो जो अभी हम लोग तो भाई टीवी में देख के या फिल्मों में देख के समझ पाते थे, अब राजवीर बैठे हैं तो राजवीर से ही समझ लेते हैं इस चीज़ को कि वो जो हिप हॉप, ये हिप हॉप जैसा कुछ है क्या? हाँ जी, ये इसको हिप हॉप ही कहते हैं। इस पूरे रैपिंग को, रैपिंग इंडस्ट्री को ये पूरा हिप हॉप के अंदर ही फॉलो होता है जॉनर। ओके। कब आपने सोच लिया था कि मुझे इस सिंगिंग की तरफ जाना, या फिर मैं ये कहूँगी कि पंजाबियों का ट्रेंड ही है क्या रैपर सिंगर बनना? नहीं, मतलब ऐसा है, मैं लिखता तो काफ़ी टाइम पहले से था, मतलब लॉकडाउन के पहले से भी लिखता था, लॉकडाउन में भी फिर लिखता था, तो अब मेरे को करना तो था ही, पर बिजनेस जॉब वगैरह में फंसे रहते हैं तो फिर उसका कारण हो नहीं पाया था। बट फिर मैंने सोचा एक अभी कुछ टाइम पहले मैंने बिल्कुल चालू किया कि नहीं मैं करूँगा ही अब मैं, तो फिर मैंने एक टफ डिसीजन लिया। एक आता है ना लाइफ चेंजिंग मोमेंट सबकी लाइफ में, तो मेरा अभी कुछ टाइम पहले आया, तो मैंने सोचा अब मैं जॉब क्विट करूंगा। तो ये लाइफ चेंजिंग मूवमेंट ये गम वम टाइप का तो नहीं था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप अभी जो सुना रहे थे ना उसमें यही समझ में आ रहा था कि विरह का दर्द समझ आ रहा है, आई मीन सेपरेशन वाली चीजें या ब्रेक, हार्ट ब्रेक वाली चीजें। और क्या सोचा है, मतलब कि कौन सी चीज़ों को उठाना चाहिए? कुछ सामाजिक मुद्दे भी, मैंने ऐसे जो प्रोग्राम चलते हैं, कुछ लाइव प्रोग्राम्स हम जब देखते हैं तो उसमें कुछ सामाजिक मुद्दों को उठाकर भी रैपिंग की जाती है, मतलब रैप किया जाता है, क्या है सोचा? हाँ जी, जैसे समाज में भ्रष्टाचार है उस पर बिल्कुल बोलना चाहिए, उस पर रैप करना चाहिए। सोचा है कभी ऐसा कुछ तैयार करोगे? हाँ जी, सोचा तो है, बिल्कुल करूँगा। जैसे अभी अपना वो केस हुआ था
जो कर्नाटका में जो केस हुआ था उस पे मैंने मतलब करा भी था इंस्टाग्राम पे। हाँ जी, महिलाओं की सुरक्षा आपने बनाया है उस पर कुछ? हाँ जी, उस पे मैंने बनाया भी था कुछ। मुझे लगता है ये भी सुने फिर उसके बाद आगे बढ़े तो चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या थे वो शब्द? वो शब्द कुछ ऐसे थे, मैं एक मिनट सोच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से सोचो, क्योंकि हम लोग तो क्या है कि ऐसा लगता है कि सिंगर बैठा है तो खूब सारी चीजें सुनते चले जाएं, और खास तौर से अगर रैपर सिंगर बैठा है। हाँ जी बिल्कुल। याद आ गया? याद करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, जब अभी टाइम हो गया ना उस चीज को। हाँ, तो काफी टाइम हो गया, मतलब ऐसा काफी भारी भरकम थी उनकी तो सोच। वो तो थी डॉक्टर बिल्कुल निर्दोष, ऐसा करके मतलब कुछ ऐसा लिखा था। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी है वो अवेलेबल। हाँ भाई, तो दर्शकों को बता देते हैं, जो भी अगर आप सुनना चाहते हैं राजवीर के इन रैपर सॉन्ग को, हिप हॉप सॉन्ग को, तो वो इंस्टा या यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं राजवीर, तब तक अब आप और क्या क्या हम अपने दर्शकों को सुना पाएंगे वो रिकॉल कर लीजिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम राजवीर के साथ दोबारा जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस, सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार। एक बार फिर से स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में 0755260049 या फिर 180023300040 पर आप कॉल कर पाएंगे। राजवीर से जान पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रैपर सिंगर राजवीर सिंह जी। राजवीर, जब हम बात करते हैं कि घर में मतलब डॉक्टर इंजीनियर इन सब की, रैपर सिंगर को लेके क्या स्थिति होती है परिवार में? मतलब मैं तो ब्लेस्ड रहा हूँ शुरुआत से ही कि मेरे मम्मी पापा जो हैं और सारे दोस्त यार सब लोग जो भी हैं सब सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं। जब मेरे को बिजनेस भी करना था, मेरे को जो भी काम करना था, तो सबने बिल्कुल खुले हाथ सपोर्ट किया है हमेशा। मतलब कुछ ऐसी पाबंदी नहीं थी कि ये मत करो ये मत करो। तो मेरे को तो पूरा सपोर्ट है अभी, मतलब घर वालों सबका सपोर्ट है। दूरदर्शन का भी सपोर्ट है, क्योंकि दूरदर्शन हमेशा युवा प्रतिभाओं को मौका देता है कि वो इस मंच पर आएं और बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आकर। मोटिवेशन से याद आया, कौन था आपका प्रेरणा स्रोत? किससे मोटिवेट होकर आपको लगा कि मैं भी तो रैपर सिंगर बन सकता हूँ? मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ किंग है। अच्छा। वो मतलब हसल एक शो था, शो है मतलब MTV पे आता है। तो सबसे पहले मैंने वो देखा था 2019 में, उसका पहला टेलीकास्ट हुआ था। तो मैं लिखता था उस टाइम पे भी। तो उस समय इंडियन हिप हॉप सीन में इंडिया में ऐसा था नहीं कि रैपिंग इतनी चलती नहीं थी, बस करते थे और लोगों को एक्सपोजर नहीं था। तो वो जब शो आया तो देखा कि ये लोग भी तो वैसे ही कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल उनको देख के बहुत मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ मतलब अब हो सकता है कुछ है इसका, मतलब आगे फ्यूचर भी है ऐसा करके। तो किंग को सबसे पहले मैंने सबसे पहली बार सुना था एंड उनको वो मेरे को मोटिवेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, अपना बनाना ये बहुत फेमस हो रहा है और आपसे डिमांड में भी रहता है ये गाना। तो अपना बनाना भी हम सुनते हैं पहले, फिर अगला सवाल रख लूँगी मैं। तो एक बार फिर से वही वाले शब्द, वही वाला जो अभी हम सुन रहे थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की विशेष मांग पर एक बार और अपना बनाना। जी अभी प्ले करेंगे तो फिर हम उन शब्दों को भी बातें करना छोड़ दी है। ये बातें खत्म हम थी होने नहीं देते। इतना मैं हल्का नहीं था जितना बन गया हूँ तेरी यादों में। इतना मैं सोया नहीं था जितना जाग चुका हूँ अब रातों में। एक दिन होगी मेरी तू भी फैन, तू भी बोलेगी ओ डैम आई लॉस्ट दिस मैन। हाँ होगा उसने
फिर भी कुछ बेहतर लिखा, cause I'm in the process of trusting God's plan. मेरे पास नहीं ये बातें हजार, बस एक ही बात है कि करता हूँ तुझसे प्यार, मांगूंगा रब से तुझको हर बार, तू शायद मिल जाए किसी और जन्म यार। तुझे अपना बनाना था मैंने, तुझे सबसे छुपाना था मैंने, तेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा दूं, तेरे पीछे सब गवाना था मैंने। तुझे अपना बनाना था मैंने, तुझे बस हंसाना था मैंने, तेरे ऊपर अपना सब कुछ लुटा दूं, तेरे पीछे सब गवाना था मैंने। क्या बात है। ये जो अभी हम सुन रहे थे यहाँ पर, वो हम मंच पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें हम अभी देख रहे हैं, ये कहाँ की तस्वीर है, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके होंगे राजवीर आप अभी तक? मैं अभी मुंबई में रहा हूँ कुछ समय। अच्छा। तो मैं वहाँ पे खार में और अंधेरी इधर उधर साइड में परफॉर्म कर चुका हूँ, कुछ ओपन माइक्स भी कर चुका हूँ, और अभी हाल ही में RCR एक रैपर हैं, बड़े फेमस रैपर हैं, उनके लिए ओपन किया था, रास्ता माय बार क्लब है, वहाँ पे ओपन किया था बंसल वन में। और अभी ये जो आप फोटो दिखा रहे हैं, ये अभी मैंने जस्ट शो किया था बंसल वन में, क्रिसमस वंडरलैंड हुआ था, तो एक पूरा शो था मेरा। क्या बात है। तो कैसा फीडबैक मिलता, मतलब, या मैं ऐसा सवाल रख लेती हूँ कि क्या एक उम्र वर्ग ही आता है, मतलब ये सिर्फ यूथ ओरिएंटेड रैपर सिंगिंग है, या फिर इसको देखा जाए, आपने जो रश देखा होगा अपने प्रोग्राम्स में कि हर वर्ग एंजॉय करता है इसको? हर वर्ग एंजॉय करता है। बीच पहले स्टार्टिंग में अडेप्ट करने में मुश्किल हुई थी लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग से इंडिया में सिर्फ वही चलते आ रहा है, मतलब क्लासिकल म्यूजिक वगैरह ही। ये डिराइव तो क्लासिकल म्यूजिक से ही हुआ है, वो तो पिताजी ये सब हर म्यूजिक का ही। तो पहले थोड़ी मुश्किल हुई थी समझने में थोड़े ज़्यादा उम्र के लोगों को, बट फिर धीरे धीरे सबको सच्चाई सुनना पसंद है ना, सबको रिलेट करना पसंद है, तो क्या मतलब इस सिंगिंग में आप बिल्कुल सारी चीज़ों को बेधड़क होकर कह जाते हैं? बिल्कुल बेधड़क होकर। ओके। जब आप सच्चाई की बात कर रहे थे, आपने महसूस किया शख्सियत में राजवीर की कि बिल्कुल सहज और सरल है, अपनी बात को, सवाल को एकदम आसान भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके गाने होते हैं। तो क्या इसकी एक विशेषता ये होती है सिंगिंग की, इसके शब्दों की, कि बहुत आसानी से गंभीर मुद्दों को भी उठा लिया जाता है, मतलब हर तरह की चीज़ों को? क्या फीडबैक दोस्तों से मिलता है? आपके दोस्तों में और भी कोई है रैपर सिंगर? दोस्तों में तो नहीं है, बट पसंद बहुत करते हैं, रैपिंग पसंद करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, करण नागपाल नाम है उसका, थैंक्स टू हिम, शाउट आउट टू हिम। तो अभी मेरा एक शो हुआ था ये जो बंसल वन में, तो इसने साथ में मेरे को सपोर्ट किया था। एज अ हाइप बॉय होते हैं ना कि मतलब वो आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं एंड वो कर रहे हैं, तो दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा सपोर्ट है। क्या बात है। अभी तो हम म्यूजिक के साथ सुन रहे थे, बिल्कुल। अगर बिना म्यूजिक के कभी भी आपको बोल दिया जाए, जैसे कि मैं अब बोलने वाली हूँ कि 2 पंक्तियाँ कुछ ऐसी सुनाओ ना बिना म्यूजिक के। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, तो चलिए। तो कर दे ऐसा कोई रैप और बदल अपनी जिंदगी, भर कोरे पन्ने जो भर सका कोई नहीं, आग लगा दे अपनी कलम से और बुझा दे वो आग, ऐसी चीज़ कोई हो ही नहीं। हाँ हो ही नहीं, वो भी मेरी हो ही नहीं, पर मेरी किस्मत भी अभी है सोई नहीं। कैसे मिलेगा उस पेड़ का फल जिस पेड़ की बीज तूने अभी तक बोई नहीं। बोया बहुत है तभी तो ये कर रहा है, कम से कम जीते जी तो नहीं मर रहा है। कर रहा है बेटे बहुत मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे करके तू बहुत आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तेरा नाम अभी बढ़ रहा है, पर क्या मतलब कि तू अभी तक डर रहा है। निकाल अपने तू डर को जहन से, डर और फिक्र तो ये सब एक वहम है। वीर लगा है तेरे नाम के आगे और जीत बसी बेटा तेरे जहन में। गाऊं बस दिल से मैं, ना किसी ने सिखाई, दिखावे का शौक ना मुझे दिखाऊं बस लिखाई। गाऊं बस दिल से मैं, ना किसी ने सिखाई, दिखावे का शौक ना मुझे दिखाऊं बस लिखाई। क्या बात है। गाऊं दिल से मैं, बहुत आगे तक जाएंगे आपके इन शब्दों में। मुझे लगता है आप खुद को ही ब्लेस्ड कर देते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो आप उस गाने में जो आप सोचते हैं, जो करना चाहते हैं, या जो खुद के लिए विश करते हैं, आप वो भी लिख देते होंगे। इसका एक उदाहरण ये इतनी खूबसूरत सी पंक्तियाँ थी। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, जब आप ये गा रहे थे इतना फास्ट 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 फास्ट, आपने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक ऑब्वियसली बिल्कुल अलग होता है, लेकिन उसकी जन्मदात्री तो यही है, क्लासिकल म्यूजिक ही है। इसको सीखने का मूड बनाया है कि ताकि आपकी जो रैपर सिंगिंग है या ये जो हिप हॉप सिंगिंग जिसको हम कहते हैं, उसमें और निखार आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल बनाया है, मतलब अभी मैं सीख भी रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैं गिटार भी प्ले करना सीख रहा हूँ, तो वो मतलब वो भी मेरे को पसंद है। क्लासिकल सिंगिंग भी काफ़ी मैं सुनता भी हूँ, किशोर कुमार जी के गाने भी सुनता हूँ मैं। हाँ जी। ये जो गिटार लेके चलने वाली आदत होती है जितने भी परफॉर्मर होते हैं या जितने भी हिप हॉप सिंगर्स होते हैं,
आपको लगता है कि ये जो रैपर सिंगिंग बोलते हैं, हिप हॉप सिंगिंग है, उसमें हाँ जी। इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है? उसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत तो वैसे होती नहीं है, बट क्या है कि जो मन को अच्छा लगे ना वो करना चाहिए। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप रैपर हो तो आपको गिटार नहीं पकड़ना चाहिए, कि आप सिंगर हो तो आपको गिटार लेके ही चलना चाहिए। आप इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, जो दिल से आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। म्यूज़िक की कोई परिभाषा नहीं है, कोई बांधे नहीं हो, बस 7 सुर हैं, वो जो सुर में वो सब कुछ आ जाता है, मतलब उसमें कुछ बंधा तो मुझे नहीं है। लगता है आपको ये मैसेज ज़रूर देना चाहिए उन युवाओं को जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि मैं भी रैपर सिंगर बन सकता हूँ राजवीर सिंह की तरह। तो आपको सरगम का रियाज तो करना ही होगा, आपको संगीत की विधा से तो जुड़ना ही होगा। राजवीर ऐसे ही रैपर सिंगर नहीं बन गए, कुछ तैयारी आपकी रही होगी। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। शुरुआती तैयारी भी दर्शकों को बताइए ना। शुरुआती तैयारी तो पहले दिल से ही आती है, जो निकलता है, जो अंदर भरा होता है वही। सबसे पहले समाज से डरने की ज़रूरत कुछ नहीं है, समाज तो बैठा ही है ताने कसने। कभी आप कुछ बोलेंगे, कभी किसी को पसंद आएगा, कभी किसी को नहीं आएगा। और फिर अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप कुछ इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं और क्लासिकल सिंगिंग सीखेंगे, थोड़े बहुत रागों का नॉलेज लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो जल्दी गेम में निखर के आएंगे और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जब आप लिखने बैठते हैं, कभी भी लिखने, जैसे कि मैंने कहा कि सुना दो कुछ राजवीर, ऐसे अब आपकी तो काफ़ी डिमांड रहती होगी कि राजवीर कुछ सुना दो, ऐसे ही लिखने वाली भी बात होती होगी कि लिखने कब बैठते हो, कि कभी भी कॉपी पेन हमेशा साथ में चलता हो, जब दिमाग में कोई चीज़ ऐसी घर कर जाती है और मोबाइल उठाया, और अब तो इतना नोटबुक और हर तरह से हम इतने आसान हो गए हैं चीज़ों को लिखने में, तो ऐसा आपके साथ होता है? बिल्कुल होता है। जैसे दिमाग में आया तुरंत खट 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 खट। बिल्कुल यही होता है, मतलब मैं भी यही पहले मैं भी कॉपी पेन में ही लिखता था, देखा देखी लोगों के अच्छा। कि सब लिखते हैं ऐसा करके। हाँ। फिर मैंने अभी वही चीज़ बोली कि जो आपको सही लगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कर रहा है तो मेरे को भी करना है। तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ऐसा लगता है, फ़ोन है पास में, नोट्स है अपने फ़ोन में, तो कभी भी आप जहाँ पे भी हो, अब जहाँ भी आप बैठे हो, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो आप लिखते चलिए। मतलब ऐसे इसके लिए कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं है, जब भी आप, ये तो मेन ही है ना, लिखना लिखना ही, जो लिखता है तो वही आगे जाता है। बिल्कुल। ये लीजिए, कितने आपकी हर बातचीत में ना एक एक मैसेज है हमारे सभी के लिए, ना सिर्फ यूथ के लिए। पहले दिमाग में कौन सी पंक्ति आई थी जो आपको लगा कि अब मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ और फिर इससे हिप हॉप सॉन्ग बनाऊंगा? पहले मैंने आपको वही बताया, किंग आए थे। अच्छा। जब किंग आए थे तो मतलब अब उस समय किंग ने एक गाना गाया था, तो उसी टाइम पे मेरा ना ब्रेकअप भी हुआ था। तो उसी टाइम पे फिर मैंने उनको देखा। ये जो आपने अभी नेशनल चैनल पे ये जो बात कह दी ना कि ब्रेकअप हुआ था, ये हर किसी के बस की बात नहीं, स्वीकार करना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि दिल से जो मतलब प्योर ही रखना है, तभी कुछ आगे कर पाओगे। बिल्कुल। ओके। हाँ जी। तो फिर ये इसी से जोड़ लूं अगले सवाल को मैं? बिल्कुल। ये जब ब्रेकअप हुआ, बिल्कुल अच्छा ही हुआ, हाँ, तभी अच्छा तो ही लिख हुआ, दिया। अच्छा ही हुआ। तो क्या फीडबैक आते हैं लोगों के जब आप कुछ लिख देते हैं? तो जैसे अब मैंने पूछा कि भाई दर्द में होता है दिल तभी कुछ चीज़ें लिख पाता है ऐसी, या आपको लगता है कि जब मूड में होता हूँ तब लिख पाता हूँ कुछ भी? मतलब ऐसा है कि जब भी कुछ हो, जैसे ब्रेकअप वाली चीज़ गम में है, जैसे आप ब्लेस्ड हो, आपको कभी लग रहा है आप उठे हो, आपके प्लेट में ब्रेकफास्ट है, तो आप बहुत मतलब ब्लेस्ड फील करते हो ना, तो कभी उस पर भी कुछ मतलब लिख दिया कि जो भी आपके मन में जिस समय आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गम में ही है। जैसे ब्लेस्ड होना मतलब काफ़ी अच्छी बात है, आप कहीं पे खुश हो, आप तो आप अपनी खुशी भी ज़ाहिर कर सकते हो, जो है आपके दिल में वो आपको मतलब। अच्छा, अगले सवाल को ना इस तरह से पूछती हूँ। बिल्कुल। आप एंकर हैं, अच्छा, तो क्या खास बातें होती हैं इसको, क्या कहाँ से पढ़ाई होती है, क्या टिप्स होते हैं? मैसेज के तौर पर ही पूछ लेती हूँ, क्या सुझाव होगा जो हिप हॉप सिंगिंग की तरफ जाना चाहते हैं या रैपर सिंगर बनना चाहते हैं? क्या खास, मुझे एजुकेशन का तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तैयारी ज़रूर होती होगी। तैयारी बस यही है, मेहनत से लगे रहना है। लोग बहुत बोलेंगे, हाँ नहीं होगा तुझसे, तू तो ये हो गया, तूने तो ये नहीं किया, तेरे से नहीं होगा। आपको बस खुद पे भरोसा रखना है, खुद पे बस बिलीव करना है आपको। और धीरे धीरे सब, रास्ता मत ढूंढिए आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा चलते चलते। तो उसी रास्ते में दो पंक्तियों के बिना हम उस रास्ते को तय नहीं करेंगे, तो कोई चलते चलते कोई भी दो लाइन जो आपके मन में इस वक्त आ गई होगी। हाँ जी बिल्कुल। जैसे सभी हसल कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस पर मैंने कुछ ऐसा लिखा था, डे वन से कर रहा हूँ मैं हसल, नहीं कोई तोड़ पा रही मुझे नस्ल, नीचे दिखाए गए नीचे गिराए गए, छोड़ी दुनिया ने कोई भी नहीं कसर, पर मैं तो बंदा हूँ असल, लोग आ रहा हूँ खुद की मैं फसल कर रहा हूँ, ग्रैंड मेरा तेज़ है, माइंड सॉल्व कर दूंगा मैं, एक एक पजल करना पड़ेगा मुझे, लड़ना पड़ेगा मुझे, बढ़ना पड़ेगा सपनों के लिए, डटना पड़ेगा मुझे, फटना पड़ेगा खूबसूरत हालातों के लिए, गंवाने को कुछ भी नहीं है बचा, पाने को दुनिया जहाँ मेरे पास है, तकदीर खुद की मैं लिख दूंगा, खड़े रहूँगा जब तक आखिरी सांस है। क्या बात है।
हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये बहुत नया बहुत साल धन्यवाद। आपके लिए नई ऊंचाइयां लेकर आए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर को आपका भी प्रोग्राम बहुत में बहुत आने के लिए। धन्यवाद। ये थे हिप हॉप सिंगर, रैपर सिंगर राजवीर सिंह। तो देखते रहिए कार्यक्रम, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नव वर्ष की शुभकामनाएं भी लेते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।